नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो जनसंघ के, और उन्होंने जो यात्राएं की है जीवन को लेकर, समाज को लेकर और समस्याओं को लेकर, उससे बहुत कुछ सबक लिया जा सकता है। आज हमारे साथ खुद हैं प्रकाश जानी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की तारीख में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में बात होती है, आम आदमी कुछ सोचता है, नेता कुछ सोचते हैं और जो रिजल्ट आता है वो कुछ और होता है। तो आप इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और जनसंघ का नज़रिया जो है वो क्या है इस मामले को लेकर? मुझे तो ये कहना जरूरी है कि जो अभी चल रहा है और पहले चला था उसमें थोड़ा डिफरेंस तो जरूर हुआ है लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अच्छा, तो जैसे कि अभी कश्मीर के अंदर धनाधन लोगों को मारा जाता है, ऐसे करता है, पत्थर मारा होता है। वहाँ के आतंकवादी अंदर बैठे हुए होते हैं, उनको कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और पाकिस्तान से मुसलमान आ सकता है, आतंकवादी आ सकते हैं, लेकिन हिंदू से कोई अच्छा आदमी जा नहीं सकता है। तो वो उसका कारण यही है कि 370 धारा जो कभी से दीनदयाल उपाध्याय और हमारे जो प्रमुख साहब थे उन्होंने सभी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने खास इसके लिए आंदोलन किया था कि भाई कश्मीर के अंदर 370 धारा रद्द किया जाए और उससे आंदोलन भी किए थे। तो मैं और श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने तो अपनी इस आंदोलन के लिए अपनी जान भी तक दे दी थी। उनका कहना था कि खून देंगे, जान देंगे, लेकिन हमारे देश की मिट्टी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन आज तो मिट्टी बेचने का काम करने लगे। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं कि वहाँ पर लोग, बाहर से लोग आते हैं लेकिन अंदर से जा नहीं सकते, जबकि उसका पूरा खर्चा हिंदुस्तान उठाता है। अच्छा प्रकाश जानी साहब, एक सवाल उठता है सीधा सीधा कि जब जो पॉलिटिक्स में होते हैं जो लोग, वो उनके अंदर की संवेदनाएं मर जाती हैं, कोई दुखी करने वाली घटना हो जाती है जिससे आपको बहुत आहत होना चाहिए, वहाँ पर आप अंदर से दुखी नहीं होते और बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ। अगर हम आपकी बात करें तो आपको जिस तरह से यूज़ किया है, यानी जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ किया, क्योंकि जनसंघ की कोख से ही भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई, और आज जिस तरह से आपको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो बहुत ही थी, हमारे बलराज मधोक जी ने बोला था कि उनके खुद के फायदे के लिए अपने वाजपेयी साहब ने अपने खुद के फायदे के लिए उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाकर उन्होंने उनका नाम भारतीय जनसंघ देने के बदले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी रखी। तो उन्होंने, हमारे बलराज मधोक जी बोला था कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी क्यों रखा, जनसंघ क्यों नहीं रखेंगे आप वापिस जनसंघ के लिए तरह आप आए हैं तो जनसंघ क्यों नहीं रखा जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जब हमारा ध्वज भगवा है और भगवा और हमारा दिया है उसके पर, तो उसको ग्रीन क्यों करने का, उसमें ग्रीन रखने की जरूरत क्या है। इस वजह से उन्होंने जो बातें हुई है, जो फायदा उन्होंने उठाना था वो पूरी से उन्होंने उठाया। और आज भी वो बोलते हैं कि हम जनसंघी है, आज भी बोलते हो दीनदयाल उपाध्याय का फोटो रख के पूजा करते हैं, आज भी श्यामा प्रकाश मुखर्जी का फोटो रख के, मतलब सिर्फ दिखावा है। हाँ। और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो दिया है। दिया का मतलब उजाला होता है, लेकिन आज कमल ने जिस तरह से दिया को बुझाने का काम किया है और या फिर जिस तरह से अंधेरे में रखने का काम किया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो किस कदर बढ़ती जा रही है लोगों में। अभी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अपने नरेंद्र मोदी जी वो भी जनसंघी थे और ये वाघेला शंकर जी वाघेला जी थे, उनके राइट हैंड थे। वो उनके मोटरसाइकिल पर बैठकर, वो पीछे बैठकर वो पूरे ठिकाने प्रचार करते थे। मोदी जी बाइक चलाते थे? नहीं, उनके पीछे बिठाते थे। अच्छा। तो वो उसे बैठ कर वहाँ का काम करते थे। और वाघेला साहब ने
पूरी से जनसंघ को बिठाया। वाघेला साहब ने और केशव भाई उन्होंने जनसंघ को वहाँ पर गुजरात के अंदर स्थापित किया। केशु भाई। तो इन्होंने जनसंघ को वहाँ पर बहुत मजबूत बनाया था, और जो आज बीजेपी है वो जनसंघ के कारण से ही है। बिल्कुल। लेकिन आज उधर जनसंघ का नाम नहीं, कोई नहीं है। मतलब आधार जो है, बेस जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ है तो जनसंघ है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जानी साहब, महाराष्ट्र में क्या क्या कर रही है आपकी पार्टी आजकल अगर हम बात करें तो? हमने जो पहले यहाँ पर जनसंघ के कुछ नहीं था, लेकिन आज जनसंघ के नाम से कम 1,500 से स्वयंसेवक बन गए और मेंबर बन गए, और कम से कम 400-500 लाइफ मेंबर बने हुए। गतिविधियां क्या क्या करते हैं आप लोग? ये अभी पहले गौशाला का, ये गो हत्या के बारे में हमने पाबंदी की थी। मुख्यमंत्री से जाकर मिलकर आए थे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने फिर बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की। और आज महाराष्ट्र के अंदर मैं समझता हूँ कि और लोगों से भी होगा, लेकिन हमने जो फोर्स किया तो उससे कुछ फायदा हुआ, और उधर गो हत्या बंदी का ऐलान हुआ यहाँ पर कानून। प्रकाश जानी साहब, जब आप इस फील्ड में आए होंगे, जब शुरुआती दौर में, काफ़ी साल की बात पहले की बात है, उस समय जो युवा वर्ग के लोग होते थे, उनकी जो भावना थी, और आज के जो युवा हैं, पॉलिटिक्स को लेकर दोनों की भावनाओं में कितना अंतर महसूस करते हैं आप? ओ जमीन आसमान का। पहले आते थे लोग तो अपने खिस्से से पैसा डालकर वो आते जाते, और बस भाड़ा जो भी कुछ हुए, वो चाय पानी नाश्ता पानी जो भी हुए वो खुद करते थे। खुद बैनर लगाते थे, झंडा गाड़ते थे, झंडा उठा के ले चले थे, और वो खुद वो करते थे। आज तो वो बोलते नहीं, इसका इतना पैसा लगेगा, इसका इतना पैसा लगेगा, ये पैसा ये इससे होगा, ऐसा पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोस्ट चाहिए और पैसा चाहिए। उसके सिवाय वो बातें नहीं करते। काम करेंगे, काम जरूर करेंगे, लेकिन ये बात होगी जो पहले की जैसी अपना भावना थी आज वो भावना नहीं रही। जानी साहब ने एक लंबा युग गुजारा है महाराष्ट्र में, और पूरे देश का दौरा करते हैं, देश के बाहर भी इन्होंने बहुत कुछ देखा सुना है। लेकिन अगर हम कांग्रेसियों की बात करें जानी साहब, तो कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश पर राज किया है। अगर हम देवेंद्र फडणवीस सरकार की बात करें तो उसका जो भी अभी तक कार्यकाल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ लगा आपको कि कुछ बदला है? हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ मैं कि फडणवीस साहब की जो अब आज है मुख्यमंत्री, वो पहले के मुख्यमंत्री से एक अलग है, और वो चुपचाप काम करते रहते हैं। उनके सामने शिवसेना वाले और सब लोग उमंग करते हैं, उनकी रे करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम कर रहे हैं और जो उनकी बोलने की भावना होती है वो अच्छी है। और जहाँ तक पार्टियों का जो प्रश्न होता है, अलग अलग मुद्दे पर पार्टी बनती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो निर्माण हुआ था, तो एक कहीं ना कहीं से असंतोष था राज ठाकरे के अंदर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो जिस तेजी से पार्टी उभरी थी जानी साहब, उसी तेजी से वो गर्त में चली गई। क्या आपको लगता है कि क्या कारण हुआ होगा इसके पीछे? हाँ, वो उनके कारण एक ही है कि उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र का और एक शॉर्टकट का एक विचारधारा रखा था जी, कि महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के वैसा होना चाहिए। भाई यहाँ पर मुंबई नगरी के अंदर महाराष्ट्र के सिवाय और भी लोग रहते हैं जी। यहाँ पर हर प्रकार की कौम रहती है, हर प्रकार रहते हैं। यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के रहते, गुजरात के, बंगाल के, सभी, पूरा भारत रहता है, पूरा भारत इधर है। तो उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए था, उनको साथ लेकर करना चाहिए था। चाहे महाराष्ट्र के लिए करे, जो है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र है इसलिए उसका आप बोल सकते हो जी। लेकिन इतना बड़ा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए एक दूसरे को बांट डाले। और जो पार्टी के पिलर थे जानी साहब, जो बड़े बड़े विधायक बने, बहुत ज्यादा नाम भी था उनका, वो सब भी छोड़ के चलते चले गए। हाँ, क्योंकि उनको पैसे की सवाल था। वो पैसा हफ्ता वसूल करते थे। अच्छा, हाँ, वो वैसे करते थे। बड़े बड़े बिल्डर के पास से उनका पैसा मिलता था, वो पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अच्छा, रियली उन्होंने भावना नहीं थी कि हमें महाराष्ट्र के लिए कुछ करें। आज भी महाराष्ट्र वैसे के वैसे गरीब है। अच्छा, ये जो नेता लोग हाथ जोड़ते हैं पब्लिक के बीच जाके, तो आपको तो सब पता है, क्या मन में चलता है उनके? बस वही एक भावना है कि हमारे वोटर हमको वोट देवे और हम इधर ले मजा कर ले। बिल्कुल। आज
जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जानी साहब आपको पता होगा देश के बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है इस देश में, लेकिन घोटाले में भी वो पीछे नहीं रही है। बहुत सारे लोगों को पता चला कि वाकई कांग्रेस ने कितना नुकसान किया है देश का। भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन पर आरोप लगते रहे, और बहुत सारी पार्टियां हैं जिस पर आरोप लगते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो दीमक है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि कब कभी खत्म होगा इस देश से? ये कांग्रेस ने एक ही काम गलत किया, जो उन्होंने बोला कि बिन संपर्कवाद है जी, लेकिन उन्होंने बिन संपर्कवाद नहीं किया, एक कौम के लिए तरफ से लिया, यानी जिस पर लघुमती के नाम से मुसलमान लोगों को लिया जी। हिंदू के लिए उन्होंने कुछ करने का था, बहुमती वालों के लिए वो उन्होंने खास किया नहीं जी। उनके तरफ उन्होंने नजर नहीं रखी। उनको एक समान जो समानता चाहिए तो वो समानता नहीं मिली थी, बिल्कुल। तो इसलिए उनको उन लोगों से वो विपरीत हो गई। और आज बहुमती उससे विपरीत है, इसलिए वो आज मार खा रही है। आज जिस तरह से राहुल गांधी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, सोनिया गांधी भी बहुत कमजोर पड़ गई हैं राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से, तो उसको आपको क्या लगता है कांग्रेस का आने वाला जो दिन होगा वो कैसा होगा? उसमें अगर परिवर्तन होगा तो होगा, इसी तरह रहेगा तो वो खलास हो जाएगी। उसमें परिवर्तन होना जरूरी है जी। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसका आपका कहना है कि वक्त के साथ इंसान को, पार्टी को बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। तो आपकी पार्टी कब बदलेगी सोच के हिसाब से? हमारी सोच तो वही है, राष्ट्रीय भावना है। हमने तो कोई बुरा नहीं करते, 370 धारा रद्द करते तो बरोबर है भाई, कि भाई जो आज जो पैसा आपको लगता है कि आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया? हाँ, ये तो है, यूज एंड थ्रो भैया। इसका बहुत फायदा लिया जनसंघ का, और आज भी ले रहे हैं। आज भी बोलते कि हम जनसंघी हो, जितने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते, बीजेपी वाले बोलते, हम तो जनसंघी है, हम जनसंघी के सिवाय और नहीं है, लेकिन जनसंघ का कुछ काम नहीं करते। तो ये दुख कितना होता है जब अपना ही एड्रेस बदल जाता है और घर के सदस्य जो हैं वो बोलते हैं भाई मैं हूं तो इसी घर का, लेकिन काम नहीं आते घर वाले। तो दुख होता होगा आपको? बहुत बहुत बड़ा दुख। मैं तो बोलता हूँ कि इन लोगों को खुद को इस चीज को विचार करना चाहिए कि जिनसे को एक साथ में लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो और मैं बोलता हूँ कि और आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल। जो आज है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, और पब्लिक उसको बहुत चाहेगी। आज भी जनसंघी, जो पुरानी जनसंघी है, वो भी चाहते हैं, लेकिन बहुत विफरे हुए हैं, बाहर है। इस देश में पाकिस्तान ने जो स्थिति पैदा की है, या जो भी हमारा संबंध है, उसको जग जाहिर माना जाता है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि दोनों का जो प्रेम है वो बढ़ जाए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जॉनी साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे सुधारा जाए। आप देखते रहिए हमारे साथ आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र जनसंघ के अध्यक्ष प्रकाश जानी साहब, जिन्होंने एक लंबा अनुभव महसूस किया है इस देश में। लेकिन अगर हम बात करें इस देश की राजनीति की, तो बहुत ही करीब से इन्होंने देखा है। जिस तरह से आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर अलग अलग तरह की बातें आती रहती हैं। कभी हिंदुस्तान की तरफ से उस पर वार किया जाता है, कभी पाकिस्तान की तरफ से वार किया जाता है, और इसमें जो मारे जाते हैं वो इस देश के जवान हैं। जानी साहब, अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, आपको क्या लगता है कि हम कितने भारी पड़ सकते हैं उसके ऊपर? अभी तो अपन भारी तो वैसे पड़ सकते हैं, अपनी शक्ति है, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने विचार किया होता और वल्लभ भाई पटेल की बातें मान ली होती तो आज कश्मीर का जो हालत है वो नहीं होती, और हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है कश्मीर के बारे में वो नहीं होता, और हम एक दूसरे के मित्र होते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि कश्मीर के बारे में जो हुआ, जो लड़ाई उन्होंने पाकिस्तान ने आक्रमण किया जी, और उसके वल्लभ भाई पटेल बोला कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करता हूँ। लेकिन उन्होंने जवाहरलाल ने माना नहीं, और वो इनो में चले गए, और इनो में चलने के बाद वो लफड़े में वैसा का वैसा कश्मीर पड़ा रहा। अच्छा, आज जिस तरह से मोदी जी जाते हैं, पिछले दिनों अचानक चले गए थे नवाज शरीफ के घर पे शादी में, और भी अलग अलग देशों में जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई हिंदुस्तान को कितना फायदा होगा मोदी जी जितना प्रचारित कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जाने से या चाइना में जाने से उनका कुछ प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है। वो अपनी जो आदत है, जो उनकी क्रिया है, वो उससे अलग नहीं होने वाले। कश्मीर, ये अपना पाकिस्तान और चाइना, वो अपने ही आदत के मुँह हैं, और वो लोग अलग अलग स्वार्थ के रूप से पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता को जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है बदलाव की। यानी जब सरकार बदलने की बात आती है, प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में काम जनता करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसी दिनों जानी साहब आपको याद होगा कि सबके अच्छे दिन आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपया चला जाएगा। लेकिन उसी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमलेबाजी है। ये जो जुमलेबाजी करते हैं तो देश की जनता को इसको क्या माने, धोखा है? एक प्रकार का धोखा ही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जबान से बोला था, उन्होंने वादा किया था, उसके ऊपर उनको वोट मिला था जी, तो एक प्रकार का धोखा ही गिना जाता है। उनको उसके लिए माफी मांगना चाहिए आम पब्लिक के, कि भाई हमने जो बोला था वो गलत बोला था, और गलत से हमने ये वातावरण किया था, तो इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं, और हम और रूप से आपको सुखी करने चाहिए। जनता तो माफ कर देगी, जनता तो बड़े दिल वाली होती है जी, कि हम आपको मौका दे सकते हैं तो आपको बिठा भी सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। जनता के हाथ में बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार में घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार को लोगों ने बीच में ऑप्शन के रूप में देखा था जानी साहब कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि मोदी साहब को जनता ने चुना है, तो मोदी साहब को काम करने दीजिए, मैं उस रेस में नहीं हूँ। लेकिन अगर हम योगी साहब की बात करें, अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था यूपी में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से माहौल बनाया था, उसका जो सबसे फायदा हुआ कि नया सीएम मिला यूपी को, योगी जी आ गए। मोदी जी ने बहुत काम किया वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिक्स में अचानक कुछ भी हो सकता है? जी, वो क्योंकि हर आदमी को ऐसा होता है ना, ये पॉलिटिक्स के अंदर काम करने वाला आदमी चाहिए, सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठ के रहे वो नहीं है। क्योंकि पब्लिक वो उनकी समस्या का इच्छा रखते कि हमारी समस्या हल हो गए जी, और खाली बैठने से या ऑर्डर करने से कुछ काम नहीं होगा। और सरकारी गवर्नमेंट के लोग तो कभी काम करने वाले है ही नहीं। उनके पीछे पड़ो, उनके रूल उनको जगाओ, तभी वो काम करने वाले हैं, नहीं तो नहीं करने वाले। तो योगी जी, ये बात सही है कि योगी जी डे नाइट काम कर रहे हैं, और इसलिए उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई, नतीजा निकलने वाला ही है। आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, जानी साहब आपकी पार्टी कितना पार्टिसिपेट करेगी चुनाव में? चुनाव को लेकर आप लोग कितने उत्साहित होंगे और क्या मतलब भागीदारी निभाएंगे? हम देखेंगे अभी उस टाइम से क्या मौका होगा, क्या वातावरण होगा, क्या राजनीतिक पॉलिटिक का मुद्दे होगा, उसके ऊपर हम विचार करेंगे।
अभी तो बहुत 2 साल बाकी है। हाँ हाँ। कभी आप भारतीय जनता पार्टी से मिलने की कोशिश करेंगे, गठबंधन करने की, क्योंकि आपके अंदर से निकली है ये पार्टी कि चलो सपोर्ट लेते हैं, कभी हम करने से कुछ होता नहीं है, वो करेंगे तो कुछ होता है। क्योंकि वो हमें समझता है कि वो बड़ी पार्टी है, समझे, ताकत वाली पार्टी है। लेकिन आपके अंदर से निकली है ना। हाँ, वो हमारे से निकली है, लेकिन वो ताकत वाली बन गई है, तो उसको समझना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी थी, हम जिसके पास से निकले हुए उसको हम साथ ले हुए और उनके साथ मिलकर अपन काम करें तो हो सकता है। नहीं, कभी आपको ऐसा प्रस्ताव आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो क्या रुख होगा आपका? तो हम साथ देंगे उनको, बीजेपी के साथ जाएंगे, साथ देंगे। कमल और दिया का साथ हो जाएगा और तो समाज में बहुत कुछ बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा और बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अच्छा जानी साहब, आज की तारीख में जो राष्ट्रीय लेवल पे बहुत समस्याओं की बात होती है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या इस देश की क्या है? बस 2 ही बातें, एक तो रोजी रोटी के लिए इंसान हर के लिए जो भी कुछ काम करता है, बेईमानी का काम करता है कि सच्चाई का काम करता है कि ईमानदारी का करता है, वो सब पैसों के ऊपर ही करता है और पैसे के लिए देशद्रोही भी बन जाता है। तो इसलिए उसको रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी अगर उसको मिलेगा तो ये आतंकवादी भी नहीं होगी, ये बेईमानी भी नहीं होगी, भ्रष्टाचार भी बहुत कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि रोजी रोटी की सबसे पहला मतलब बेरोजगारी दूर करने की रोजगारी भी जरूरत है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत गरीबी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी गरीबी है जी। और उस गरीबी को निकलना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ही पैसा है जी। आज भी जो पॉलिसी चल रही है वो कुछ लोगों के पास ही पैसा चला जाता है, यानी समझो कि 2% के 5% लोगों के पास सब पैसा पड़ा हुआ है, 60% 70% पैसा उनके पास है, बाकी के लोगों के पास बहुत मामूली है। बिल्कुल। और सेना का जो मनोबल बढ़ाने की बात की जाती है, जिस तरह से पत्थरबाजों का जो हमला हो रहा है, आज भी सेना के मनोबल को तोड़ने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अपने ही देश में। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं। समझ में नहीं आता कि सेना को लेकर अलग अलग बातें क्यों होती हैं। ये होना नहीं चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। पत्थरबाजी वाले को पूरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देशद्रोही गिना जाते हैं एक प्रकार के, कि वो नहीं सोचते कि हमारे भाई हमारे सैनिक है, हमें रक्षा, जबकि उन्होंने बाढ़ आई तो सैनिकों ने उन लोगों को बचाया था, उनके घर बार बच्चे को बचाया था, उनके बाल मिलतों को बचाया था, अपनी जान डाल के भी उन लोगों को उनको सेफ्टी कर किया था और उनको सेफ्टी जगह पर लेकर गए थे। तो उन्हीं को पत्थर मार रहे हो तो आप गद्दारी कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि पत्थरबाज वाले को तो सख्त में सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना की जाए ना, उसमें पॉलिटिक्स, सेना के मुद्दे के बारे में कोई पॉलिटिक्स नहीं। ये पूछना नहीं चाहिए कि तुमने ये उड़ाया कि नहीं उड़ाया, कैसा उड़ाया, किस प्रकार उड़ाया, ये बस इंक्वायरी होनी जरूरी। पूछने से याद आया कि सबसे जो ज्यादा सवाल करते थे इस देश में, वो बहुत चर्चित हो गए थे, मफलर वाले बाबा के नाम से वो मशहूर थे। केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल का जो पूरा विवाद चल रहा है, उनकी पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं उनको। कपिल मिश्रा की अगर हम बात करें तो रोज कोई ना कोई खुलासा करते हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल साहब जो चुप्पी साध के बैठे हैं, दाल में कुछ काला है या वो सही है अपनी जगह? आप कैसे देखते हैं इसको? वो केजरीवाल मैं समझता हूँ कि एक तो पॉलिटिक्स के अंदर 3rd ग्रेड के इंसान होते हैं, वो उस प्रकार के समझे जाए। और तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन इतना बोल रहा हूँ कि वो कुछ आदमी नहीं है, न सोचता है न करता है। उसको अच्छा पब्लिक ने, जनता ने उसको मौका दिया था कि दिल्ली के अंदर उसको 90% सीट दिला दी थी, 70 में से 67। तो वो उसको संभाल के उसके कार्य किया होता तो बहुत बढ़िया बात काम होता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तो जाके एकदम दुनिया के वो नरेंद्र मोदी के माफक प्राइम मिनिस्टर बनने की सपना देख रहे थे। तो उन्हें हरियाणा सब ठिकाने, गुजरात गोवा सब ठिकाने करने लगे जी। तो वो एक को संभाल नहीं सकते तो फिर आप 10 को क्या संभाल सकते हो। अच्छा, आज के जो युवा हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, आप किस तरह से उनको प्रेरित करना चाहेंगे, किस तरह से समझाएंगे कि वो सही रास्ते पे चलें? जानी साहब, उनके लिए तो पहले तो ये मैं कहूँगा कि पहले स्टार्टिंग में
पहले गृहस्थी जीवन का उनको संभालना चाहिए। जी जब वो घर के मजबूत होंगे तो देश को मजबूत कर सकते हैं। जी जब तक घर के मजबूत नहीं होंगे तो देश को मजबूत नहीं कर सकते। अपने शास्त्र के अंदर भी लिखा हुआ है कि पहले विद्यार्थी पढ़ाई करने का, फिर बाद में गृहस्थी जीवन करने का, फिर बाद में सेवा करने का। तो इस प्रकार का पहले होना उन जवान लोगों सेवा को, वाली भावना तो खत्म ही हो गई है बिल्कुल। अब लगता है कि हर कोई मेवा चाहता है। मेवा चाहता है, ये एकदम कूदना चाहता है कि मैं ये प्राप्त कर लूं। जी मेहनत की है मगर कोई मिलता नहीं है। मेहनत करने से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी ने कुछ भी प्राप्त किया है तो मेहनत किया है और उन्होंने भोग दिया है, तभी वो आज यहाँ तक पहुँच सके। जी जी। और इस देश में ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास अनुभवों का भंडार है। उनकी सेवा भी, जैसे जानी साहब, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो अनुभवी लोगों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करती है कि आप अलग अलग तरीके से सलाह दीजिए ताकि हम अपने सही मार्ग पर चल पड़े। आपको लगता है कि वाकई आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन वो अपने कर्मों से, और ये पॉलिटिक्स के अंदर तो ऐसी वस्तु है, और जब भी बोलते हैं आरोप की भाषा बोलते हैं। हाँ वो हारे हुए खिलाड़ी है। हाँ तो वो हारे हुए खिलाड़ी क्या है, वो डबल सोचता है, हारा हुआ खिलाड़ी डबल खेलता है साहब, जबकि उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, यानी जो जीता वही सिकंदर। वही सिकंदर है। अच्छा, उत्तर भारतीय विश्व महासंघ की अगर हम बात करें तो आप कई सालों से बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। रावण का दहन का जो एक भव्य कार्यक्रम होता है, ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये तो हमारे मंत्री जी मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी है जी, पांडे जी है जो प्रमुख है, राजेंद्र पांडे, उन्होंने इसके लिए सख्त मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा तो संजय मिश्रा ने किया है, और उनके जो 5-6 जन है उन्होंने किया है। सही टीम होती है तो काम अच्छा होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसके बारे में और करते रहे। आज कम से कम 15-20 साल से वो पूरे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छी तरह से और बढ़ गया है, स्मॉल नीचे नहीं आया है, ऊपर बढ़ता गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जहाँ 5,000 आदमी आते थे, आज 50,000 लोग आते हैं। जी बिल्कुल। तो इस वजह से वो तो ऊंचाई के ऊपर पहुंच रहा है, और लोगों में पहुंच गया कि भाई आप ये जो प्रोग्राम करते हैं हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। क्योंकि यूपी से बहुत बड़े, यूपी से आते हैं, दूर से आते हैं, उनका खास का अपना प्रोग्राम, उनको अपनापन लगता है, अपनापन लगता है, गाँव घर की याद आ जाती है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो बस हमारी शुभकामनाएं हैं जानी साहब कि आप इसी तरह से देश को लेकर बढ़ते रहें, अपनी विचारों से, अपनी सोच से इस देश के युवकों को कोई ना कोई प्रेरणा देते रहें। हमारी शुभकामनाएं है कि जनसंघ के जरिए एक बार फिर इस समाज को नया संदेश मिले। और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और अगली बार हम आपको एक और शख्स से मिलाएंगे जिसको मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।